जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द सीएसई कॉम्पिटिटर, जहां आज मैं यूपीएससी के बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूं कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्या है, कौन कौन से इसमें पद होते हैं, क्या संघ लोक सेवा आयोग एक ही परीक्षा कराता है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आईएएस कैसे और कौन बन सकता है, आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, सिविल सेवकों की आय कितनी होती है, सिविल सेवा परीक्षा में के कौन कौन से चरण हैं, आयु सीमा क्या है, क्यों संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा कठिन है, कितने दिनों की तैयारी पर्याप्त है। ये एक कुछ की फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, बेसिक से बताने वाला हूँ। शायद यूट्यूब पर ऐसी वीडियो ना हो जो कि इतने बेसिक से बताए। ठीक है, तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है ये क्या है। देखिए, आयोग से समझ में आता है कि ये सरकार के अंडर में आती है। ठीक है, इसके द्वारा भारत में जो भारत के जो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, ठीक है, आदि पद कुल मिलाकर 20 सर्विसेज होती हैं, जो कि इसकी केवल सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से सिलेक्ट कर ली जाती हैं। इसके अलावा ये एनडीए, ठीक है, सीडीएस आदि के एग्जाम ये कराती है। ठीक है, लेकिन मेनली अब हम ना तो एनडीए ना तो सीडीएस, इन दोनों को छोड़कर हम ध्यान देंगे सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम। केवल एक एग्जाम नहीं करवाती। इस सवाल से तो आप परिचित हो ही गए होंगे कि क्या केवल एक ही परीक्षा कराता है। ठीक है, तो केवल एक परीक्षा नहीं होती यूपीएससी की। तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी जो करते हैं वो जब ये कहते हैं ना कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि आप यूपीएससी एक संघ की एक आयोग की आप तैयारी नहीं कर सकते। आप उस आयोग के मेंबर बन सकते हैं, एक सदस्य बन सकते हैं, जिसमें से आपको आईएएस आईपीएस बनना होगा, कोई बड़ा पद अधिकारी बनना होगा, तब कहीं जाकर आप इसमें सिलेक्ट होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की, अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, जिसमें 20 सर्विसेज होती हैं, 20 सेवाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी साइट जिसे बोलते हैं, आप उससे केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट या स्नातक आप उससे होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीए पढ़ा, बीएससी किया, ठीक है, बीकॉम किया, ठीक है, या कोई मास्टर डिग्री भी प्राप्त किया आपने, ठीक है, या आप कोई पीएचडी होल्डर हैं। ठीक है, माफ कीजिए, ये पीएचडी गलत लग गया है, पीएचडी होल्डर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल स्नातक से है, जो कि यहाँ बीए, बीएससी या बीकॉम जैसी डिग्री को पाकर आप स्नातक बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी विषय से। तो ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या शैक्षणिक योग्यता। चलिए, इसके बाद अगला सवाल आता है कि आईएएस कौन और कैसे बन सकता है, या आईएएस आईपीएस कौन और कैसे बन सकता है। तो आपको पता है कि सिविल सेवा परीक्षा द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को परीक्षा पास करने के बाद कोई भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट आईएएस या आईपीएस बन सकता है। ठीक है, रैंक निर्धारण नंबरों के आधार पर होता है, अंकों के आधार पर होता है। ठीक है, उनके आधार पर जैसी रैंक मिल जाएगी उसके हिसाब से आपको आईएएस या आईपीएस आपको दे दिया जाएगा। और एससी एसटी को जो वरीयता दी जाती है वो इसमें निहित रहेगी। चलिए, ये तो अब ये हुआ।
अब बात करते हैं आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, या आईएफएस ऑफिसर्स जो कि इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो सभी जानते हैं, कुछ लोगों को पता होगा कि लबासना जिसे कहा जाता है, तो लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस जगह पर आईएएस की ट्रेनिंग तो 2 साल होती है, ठीक है। आईपीएस 3 महीने के लिए रुकते हैं और बाकी अदर सर्विसेज भी 3 महीने के लिए रुकती हैं। यहाँ 2 साल केवल आईएएस ऑफिसर्स रुकते हैं, जहां उनका लबासना फाउंडेशन कोर्स चलता है, ठीक है। और इन 2 सालों के अंतराल में किसी भी आईएएस ऑफिसर को अपने घर लौटने की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल नहीं लौट सकते। अगर कोई ऐसी विपदा है जिसमें जाना अनिवार्य रूप होना चाहिए, तो उसमें यथासंभव मुझे लगता है कि जाने दिया जाता होगा, पक्का नहीं है। फिर जो SV सर्वपल्ली माफ कीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है, वहां आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है और फॉरेन ऑफिसर्स को उनकी पोस्टिंग के लिए रवाना भी कर दिया जाता है 3 महीने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल सेवकों की आय कितनी होती है। तो देखिए, 7वें वेतन के अनुसार जो आईएएस, मैं यहाँ पर केवल आईएएस और आईपीएस की बात मुख्य रूप से कर रहा हूं, तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी शुरुआती सैलरी होती है 56,100 रुपए। फिर से सुन लीजिए, 7वें वेतन के अनुसार आईएएस ऑफिसर्स की जो आय है वो 56,100 रुपए होती है, ठीक है। ये लबासना में जब ट्रेनिंग होती है तो उसका भत्ता भी कटता है, जिसमें से 35,000 लगभग आपके हाथ में लबासना का फाउंडेशन कोर्स, खाना पीना रहना, उस सबको काट के आपको 35,000 से 40,000 आपके हाथ में दे दिए जाते हैं। बात करते हैं आईपीएस की, तो आईपीएस की केवल 100 रुपए कम, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, और उससे आगे बढ़ते हुए चली जाती है पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं क्या वो सीधे डीएम बनते हैं। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। वो एज अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त होते हैं। इसके 2 साल बाद उन्हें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद दिया जाता है या जिला अधिकारी का पद दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं एज अ एसपी, उसके बाद उन्हें एसएसपी, सीपी आदि के पोस्ट पर उन्हें प्रमोशन या कह सकते हैं कि जो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें उनकी पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षाएं कौन कौन से चरण होते हैं। अब बात इस पर करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के कौन कौन से चरण होते हैं, ठीक। अब मैं इसमें आपको कुछ वीडियोस के बारे में भी बताऊंगा, उन्हें आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहले है प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा। चलिए, हो गई प्रारंभिक परीक्षा। इसके होते हैं 2 भाग। एक होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है, इसे पेपर नंबर 1 के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सिविल सेवा अभिरुचि टेस्ट या परीक्षण भी कह सकते हैं। इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी यह अर्हक प्रश्न पत्र है, यानी इसे केवल पास करना होता है, यानी कि 33% इसमें मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं। अर्थात ये भी दोनों ही 200 अंकों के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीएस 1 यानी सामान्य अध्ययन 1 की अगर बात करें तो इसमें होते हैं 100 प्रश्न, ठीक है, और अंक होते हैं वही 200, ठीक है। अगर बात करें सीसेट की तो सीसेट में होते हैं 80 प्रश्न और अंक होते हैं 200। नेगेटिव मार्किंग आपको मैं बता दूं तो 1/3 की है, यानी 3 प्रश्न गलत करने पर आपका एक और गलत हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति यहां पर रहती है। आपको इसके सिलेबस के बारे में समझना है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा।
अब बात करते हैं इसका जो दूसरा चरण है वो है मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, मेंस। ये हाँ, एक बात और मैं बता दूं यहां से, इसमें इससे कट ऑफ निर्धारित होती है आपकी कि आप मेंस दोगे या नहीं। मोटे तौर पर 15,000 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके या प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद इसके अंक बिल्कुल भी नहीं जुड़ते आपकी मेरिट लिस्ट इस प्रारंभिक परीक्षा की बनाने के लिए। एक और बात, इसके जो अंक मिलेंगे, ये जो मैंने बताया कि सामान्य अध्ययन के अंक जुड़ते हैं, नहीं तो वो, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन है आपके यहां पर अंक प्रारंभिक परीक्षा के नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये जो 200 अंक से आपने क्वालिफाई किया, 200 में से आप मान लीजिए आपने 75 या 75 प्लस रखा, आपका सीसेट प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो ये अंक तो नहीं जुड़ने वाले, तो ये तो अब अलग बात रही। मैं इसके विषय के बारे में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहां पर जो सबसे पहला होता है वो होता है निबंध। एक एस्से लिखना होता है, जो कि आपका सबसे पहला पेपर एस्से का ही होता है। ठीक है, एस्से में 2 तरीके के एस्से आते हैं। एक होता है मूर्त, यानी आपका जीएस बेस्ड। एक होता है अमूर्त, यानी आपकी कल्पनाएं कितनी हो सकती हैं। ठीक है, आपकी कल्पनाएं कितनी हो सकती हैं, कल्पनाओं पर आधारित या किसी बड़े व्यक्ति या किसी महान व्यक्ति के विचारों को यहाँ पर आपको स्पष्ट करके दिखाना होता है कि वो इस विषय के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या रखते हैं। अब बात करते हैं, तो अब होती है जीएस की बात। जीएस में होते हैं 1 से 4 पेपर, यानी 4 पेपर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला पेपर, विषय की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए जीएस के जो 4 पेपर हैं, इनके लिए मैंने वीडियोस बना दी हैं, आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और सोर्सेज बताए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भटकना पड़ेगा, किताबें कौन सी पढ़ें। अब ये तो बता दिया कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं और ये ट्रेंड एनालिसिस है। तो मेरा मानना यह है कि मैंने उन पे जो वीडियो बननी चाहिए थी कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, टीचर कौन है, या यूट्यूब से तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ उसमें बता दिया है कि सेल्फ स्टडी वाले भी तो भाई परेशान हो सकते हैं ना इस चीज़ के लिए। तो मैंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है उन वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करें मेरे चैनल पर जाकर। और अब हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय। ठीक है, वैकल्पिक विषय ये ही एक ऐसा हथियार आप मान सकते हैं कि हर एस्पिरेंट के पास है, जिससे वो यूपीएससी सीएससी मेंस क्वालिफाई कर सकता है। इसमें अगर किसी के 300 प्लस नंबर आ गए, ठीक, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 300 नंबर मान के चलिए आपके इसमें आ गए। जीएस के होते हैं 4 पेपर। ठीक है, प्रत्येक पेपर, ये भी निबंध 250 नंबर का, ठीक है, और 250 गुणा 4, ठीक है, और ये भी 500 अंकों के होते हैं 2। ठीक है, 500 अंकों के मैंने लिख दिए हैं 2। कुल मिलाकर आपका ये जो बैठता है मटेरियल वो होता है कुल 1750 नंबर का, 1750 अंकों का ये केवल जीएस बैठता है। जी माफ कीजिए, मेंस की जो एग्जामिनेशन है वो बैठती है। अगर किसी के 999 अंक भी आ जाते हैं, अगर भले ही वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो भी उसे आईएएस मिल जाएगा। ठीक है, इस पर लंबी बातें हो सकती हैं लेकिन मैं ज्यादा नहीं करूंगा। और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में हैं आप उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर्स पर आपको आईएएस मिल सकता है। ठीक, अब ये तो रही ये बात। अब बात करते हैं जो तीसरा चरण है, जिसे साक्षात्कार कहते हैं। वैसे मेरी तरफ से साक्षात्कार जो है वो एक गलत शब्द है। मेरा मानना ये है कि व्यक्तित्व परीक्षण जो शब्द है वो यूपीएससी इस्तेमाल करती है, पीटी अपने नोटिफिकेशन में वो लिखती है, तो पर्सनालिटी टेस्ट के मामले से इसे जाना जाना चाहिए,
मानना चाहिए। और ये कुल होता है 275 अंकों का, यानी 250 अंकों का। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर मान के चलिए अगर आपके 170 आ गए तो आपको IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने जो 999 बताया ये मेंस जो प्रीलिम जो इंटरव्यू है इसके नंबर जोड़ के मैंने बताए थे कि 999 आपके नंबर आ जाने चाहिए। अब मान के चलिए कि 300 और ये 170 अगर आपके इतने भी आ जाते हैं तो आप GS में मानकर चलिए आपके आ गए प्रति पेपर अगर आपके 100 अंक भी आ रहे हैं तो 400 ये हो गए, तो ये हो गए आपके 700, 870 नंबर हो गए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको आराम से IAS मिल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो अगला टॉपिक क्या है, जो चरण बता दिए मैंने, आयु सीमा बता दी, माफ कीजिए आयु सीमा नहीं बताई। तो अब बात करते हैं आयु सीमा की। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और उनके लिए जो है आयु सीमा वो 32 वर्ष की है। ठीक है, उनके पास 6 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, 6 अटेम्प्ट होते हैं। अब बात करते हैं जो OBC है, उसमें भी लगभग 34 वर्ष की आयु है और लगभग 8 अटेम्प्ट हैं। OBC का मुझे पक्की तौर पर नहीं पता है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कोई OBC से बिलोंग करता हो तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता दे कि एज लिमिट क्या है और अटेम्प्ट कितने हैं। बात करते हैं SC ST, इनके लिए अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 36 वर्ष माफ कीजिए 38 वर्ष, ये जो 6 साल की जो छूट मिलती है वो माफ कीजिए 37 वर्ष जो है SC ST के लिए निर्धारित है और असीमित है अटेम्प्ट। ठीक, असीमित अटेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है इनकी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, क्यों संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा कठिन है। देखिए, प्रतिवर्ष 180 सीट केवल IAS की होती हैं। ठीक है, लगभग 10 लाख अभ्यर्थी UPSC सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनमें से लगभग 6 लाख अभ्यर्थी प्रीलिम्स देते हैं। क्या देते हैं? प्रीलिम्स। ठीक, उनमें से मैं अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं तो केवल और केवल 15,000 सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए केवल 15,000 सिलेक्ट होते हैं। मेंस होने के बाद मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 4,000 से 3,000 बच्चे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स सिलेक्ट होते हैं PT के लिए, यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। अब इन 3 या 4 में से अगर मैं मोटा मोटा मानकर चलूं तो केवल 1,000 सिलेक्ट होते हैं जिन्हें 20 सर्विसेज में बांटा जाता है, जिसमें से केवल 180 IAS और 280 IPS को चयनित किया जाता है। ठीक, और IPS का क्राइटेरिया कुछ अलग है और IAS का क्राइटेरिया ये है कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, अगर मैं शायद ठीक हूं तो इसी वर्ष सूरज तिवारी जो हैं उनका एक हाथ नहीं है, लेकिन वो उन्हें IAS मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई फिटनेस क्राइटेरिया ऐसा बड़ा नहीं है। ठीक है, IPS के लिए जरूर है, आपको एक फिजिकल पास करना पड़ेगा। तो ये हुआ। ठीक, अब आते हैं कितने दिनों की तैयारी पर्याप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल, 5 वर्ष आराम से तैयारी करो, पंचवर्षीय एक योजना लगाओ, पंडित जी से पूछो कि पंचवर्षीय योजना से हमारा काम पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये एक बेवकूफ़ी है कि 5 साल की तैयारी चाहिए होती है, आपको 18 घंटे पढ़ना होता है। कई टॉपर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि ये कहेंगे कि हमने एक भी दिन 18 घंटे पढ़ाई नहीं की, और ये वास्तविकता है। इतने मिथ या अफवाहें सिविल सेवा परीक्षा को लेकर हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एक रजिस्टर लिखूं ना मैं अफवाहों पर, तो वो पूरा रजिस्टर भर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूरी ईमानदारी से
तैयारी करता है तो उसे 2 वर्ष लगेंगे। कितने घंटे पढ़ने पर? 6 घंटे। एक औसत एवरेज बता रहा हूं मैं, 6 घंटे औसत एवरेज है। कैसे कि अगर आपका प्रीलिम्स पास आ जाता है तब आप 10 से 12 घंटे से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप रखें 5 या 4, ठीक है, 5 या 4 में से 4 घंटे आप स्टार्टिंग से करें तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि हाँ मैं कुछ सीखता जा रहा हूँ, मुझ में मैच्योरिटी आ रही है या प्रौढ़ावस्था मेरी ठीक हो रही है, तो आप अपने आप ही ये जो 4 घंटे हैं ना, इन्हें 10 से 12 घंटे होने में समय नहीं लगेगा। ठीक 2 वर्षों की जो तैयारी है, अगर कोई ईमानदारी से करे, ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन की छुट्टी कर दी, क्या मन नहीं है यार। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आप पूरे वीक पढ़े और वीकेंड का जो लास्ट डे है यानी संडे या सैटरडे आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप छुट्टी कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि छुट्टी करने का मतलब ये है कि अगर आपने एक छुट्टी की, मानकर चलिए आपने एक दिन नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, ठीक है, भले ही आपको दूसरे दिन ये लगे कि यार हमने तो एक दिन गवा दिया और उस दिन की पढ़ाई आज हम पूरी कर लेंगे, चलिए मान लिया, लेकिन आपके साथ ये 10 लाख लोग भी तो हैं। अगर आपने 5 टॉपिक, अगर आप एक दिन में 5 टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, 5 टॉपिक आप अगर पढ़ते हैं और ये भी लगभग 4 टॉपिक पढ़ते हैं, 10 लाख लोगों ने 4 टॉपिक पढ़े, कितना आगे निकल गया आपसे। तो ये चीज मैटर करती है, निरंतरता, फोकस और मेहनत और कंटिन्यूटी इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नहीं कि आपको केवल किताबी कीड़ा बनकर रह जाना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। किताबी कीड़ा बनने से कभी भी सिविल सर्विसेज पास नहीं हो सकती। दिल्ली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 5 से 6 साल हो चुकी हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। उन्हें ये तक पता है कि अकबर के एक बार जो जूते खरीद के दिए गए थे उनमें से एक जूता छोटा पड़ गया था, उन्हें ये तक पता है इतिहास के बारे में, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या हो सकता है? आंसर राइटिंग स्किल सही नहीं हो सकती है कि नहीं? आंसर राइटिंग स्किल सही नहीं हो सकती। चलो मान लो आंसर राइटिंग स्किल भी सही है लेकिन इंटरव्यू रह गया या पीटी रह गया, यानी उनके बोलने का तरीका ठीक नहीं था, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से बोलना आना चाहिए, आपकी स्टेज एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीच जो है वो अच्छी होनी चाहिए, माफ कीजिए, हाँ, आपकी स्पीच जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके जो बोलने का लय है, प्रवाह है, ऐसा लगना चाहिए कि हर शब्द आप एक दूसरे शब्द से जोड़कर बोल रहे हैं, लगना ही नहीं चाहिए। आपकी बातों में मग्न हो जाने चाहिए मेंबर्स जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इतने डिटेल से अगर किसी ने बताया है तो मुझे उस वीडियो की लिंक शेयर कर दें, मैं भी तो देखूं कि है। मैं वैसे तो सम्मान देता हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूं कि मुझे सब ज्ञात है, लेकिन हाँ, जो मैंने बताया है यथासंभव नहीं बताया होगा किसी ने, मुझे थोड़ा विश्वास है अपने आप पर इस चीज़ का। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे घमंड इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों को, जिससे कि पता लगे उन्हें कि जो यूपीएससी है केवल एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता, उसके पास कई और एग्ज़ाम्स हैं। और क्यों समय लगता है लगभग 15 महीने का? भाई और भी तो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी के पास, एनडीए है, सीडीएस है, और भी तो एग्ज़ाम है, उन्हें भी तो कराएगी। और फिर एक भी पेपर लीक नहीं होता इस चीज़ से, एक भी पेपर लीक नहीं होता, और एक भी बार होते हुए मैंने नहीं सुना। जब से मतलब मैंने जो होश संभाला है, यानी यूपीएससी सीएससी की तैयारी में जब से मैंने कदम रखा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस केवल मेरे ही चैनल पर आ सकती हैं। इससे ज़्यादा डीप या डेप्थ में आपको कोई नहीं समझा सकता, और इतने बेसिक्स से इतने डेप्थ में, इन फोकस टू इन डेप्थ, आपको और कोई नहीं समझा सकता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चीज़ के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट है
या वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आई है, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन उसके लिए खुला पड़ा है, लिख दो जो मन में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।